अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं मुग़ीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूं जन्नत ज़ेब के कलम से तहरीर करदा नावल लाफ़ानी इश्क की एपिसोड 30। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी रात यूं ही कमरे में यहाँ वहाँ टहलती वो उसका इंतज़ार करती रही, मगर वो पूरी रात घर ना आया। यूं ही इसका इंतज़ार करते करते फजर हो गई, जिस पर वो वज़ू करके नमाज अदा करने के बाद कुछ देर कुरान पाक की तिलावत करके अपने मामूल के मुताबिक टेरेस पर चली आई। मौसम काफ़ी बदल चुका था। ठंड दिन के वक्त कम मगर रात को थोड़ी बढ़ जाती थी, इसलिए दिन के वक्त मौसम काफ़ी खुशगवार रहता। यूं ही दोनों हाथ रेलिंग पर रखे वो आफताब पर फैलती रोशनी को देख सुकून महसूस कर रही थी कि तभी वो चलता हुआ उसके पीछे आया और दोनों हाथ उसके पेट पर बांध कर खड़ा हो गया। जबकि वो बिना कुछ कहे खामोशी से उसके हाथों पर अपने हाथ रख गई। हाथ यूं ही आफताब पर नजरें टिकाई उसने उसका नाम पुकारा, जो अपनी हेतल ग्रे आंखों को आफताब से हटाकर उसके चेहरे पर टिका गया। जी, एक बात पूछूं? न जाने क्या सोचकर वो उससे ये पूछ रही थी, मगर जो भी था उसका यूं इजाज़त मांगना हाथ को अजीब लगा। भला उसे क्या ज़रूरत थी उससे कुछ भी पूछने के लिए इजाज़त मांगने की? मुझसे कुछ भी पूछने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है नूरे हाथ। पूछें, क्या पूछना है? उसका रुख अपनी जानिब कर उसने बड़ी ही मोहब्बत से जवाब दिया, मगर आज पहली बार था कि उसकी मोहब्बत भरे जवाब के बावजूद उसकी आंखों में उलझन थी। आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? उसके सवाल पर अब की बार वो ठिठका। मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगा? हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, मगर उसने अच्छे से नोट किया क्योंकि आसानी उसकी आंखें उसके लफ्ज़ों का साथ बिल्कुल नहीं दे रही थी। ये तो आप मुझे बताएंगे कि आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? हेजल ग्रे आंखों में देखती वो कुछ उदास सी हुई। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ? उसके सवाल पर वो उदासी से चेहरा झुका गई, जो कि हाथ सुल्तान को बिल्कुल अच्छा न लगा। वो उदास हो और वो भी उसकी नज़रों के सामने, तो लानत थी उसकी दीवानगी पर। जवाब दें। अपनी उंगली की मदद से उसका चेहरा ऊंचा कर वो दोबारा पूछने लगा। पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो प्लीज़ बता दें मुझे। आई प्रॉमिस मैं सब समझ जाऊंगी। जब कोई चीज़ समझ ना आई तो वो उसके दोनों हाथ पकड़कर यकीन दिलाने लगी। अगर ऐसा कुछ है तो बता दे उसे। ऐसा कतन मुमकिन नहीं नूरे जहाँ कि हाथ सुल्तान आपसे कुछ छुपाए, और अगर छुपाएगा तो याद रखें उसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी। इसलिए खामखा में खुद परेशान मत करें। वक्त आने पर मैं आपको सब सच सच बता दूंगा, क्योंकि फ़िलहाल जिस बात को जानने के लिए आप परेशान हैं वो बात मैं आपको बता नहीं सकता और झूठ बोलना नहीं चाहता। इसलिए कुछ वक्त रुक जाएं, उसके बाद सब आपके सामने होगा। दोनों हाथ उसके चेहरे पर रख वो उसे पुरसुकून करने के साथ साथ ये भी बाबर करवा गया था कि कुछ है जिससे वो लाइल्म है, लेकिन क्या, ये वक्त आने पर वो उसे बता देगा। बाबा की प्रिंसेस कैसी है? बाबा को मैं क्या आपने, क्योंकि बाबा ने तो आपको बहुत मिस किया। उसके पेट पर हाथ रख के वो अपनी बेटी से यूं मुखातिब हो जैसे वो सामने हो, जबकि आयरा उसके यूं प्यार से अपनी प्रिंसेस के साथ बातें करने पर हल्का सा मुस्कुराई। आपकी प्रिंसेस के साथ एक प्रिंस भी है, उसे भी याद कर लिया करें। रूटीन चेकअप के बाद उसे मालूम हुआ था कि ट्विंस में एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय है, जिस पर वो बहुत खुश थी कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। उसने हाथ को भी बताया कि एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन उसके बावजूद वो जब भी उसके पेट पर हाथ रखता तो हमेशा अपनी बेटी से मुखातिब होता था। मजाल थी कि उसके मुंह से अब तक आयरा ने बेटे के लिए कोई लफ्ज़ सुना हो, जिस पर आज वो अपने बेटे के साथ होती नाइंसाफी पर बोल ही पड़ी। जानता हूँ, लेकिन बाबा की प्रिंसेस तो एरहा ही है। क्यों प्रिंसेस? उसको जवाब देता वो दोबारा अपनी बेटी की तरफ आया। आप अपनी बेटी से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत नहीं करने लगे हाथ? आंखें छोटी कर बोलते हुए उसने उसे घूरा। अरहा, लगता है आपकी मामा जेलस हो रही हैं। मैं जेलस नहीं, बल्कि अपने बेटे के साथ होती नाइंसाफी पर बोल रही हूँ, क्योंकि आपको इरहा के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। उसकी जेलसी कहने पर फौरन वजाहत दी गई, जिस पर वो हंसा और कंधे उचकाए। हाँ, क्योंकि इरहा मेरी बेटी है ना। कंधे उचकाकर उसने जैसे उसे बताना चाहा कि वो उसकी बेटी है। अच्छा, तो बेटा किसका है? आपका। सादगी से जवाब फौरन हाजिर था, जिस पर वो उसकी सोच पर उसे घूर कर रह गई। तौबा है हाथ, आप और आपकी सोच। उसकी सोच पर दाद देती वो वहां से अंदर कमरे में चली गई, जबकि पीछे वो उसकी दाद पर मुस्कुराकर बालों में हाथ फेरने लगा कि तभी नजर सामने सड़क के दाएं जानिब खड़ी गाड़ी पर पड़ी, जिसको देख उसकी आंखों और चेहरे दोनों पर संजीदगी दर आई। वो चलता हुआ कमरे के अंदर आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया, जबकि वो जो उससे कुछ कहने वाली थी उसके इतने जल्दी में निकल जाने पर सिर्फ सर ना में हिला गई। सुबह उसकी आंख दरवाज़ा खटकने पर खुली, जिस पर वो उठी तो नजरें सामने खाली सोफे से टकराईं, क्योंकि पहले ही वो उठकर जा चुका था। आ जाओ। दरवाज़ा दोबारा नॉक हुआ तो वो उठकर खड़ी हुई और बाहर आने वाले को अंदर आने की इजाज़त दी, मगर किसी और की बजाय दुआ अंदर आई। सुबह बखैर, ये क्या तुमने चेंज नहीं किया? हशाश बशाश से उसके पास आए वो अभी तक उसकी साड़ी पर पूछने लगी। नहीं, वो मैं ऐसे ही सो गई थी। अपनी साड़ी को ठीक करते उसने सरसरी से जवाब दिया, जबकि दुआ ने उसकी उदासी बखूबी नोट की। फैजान से कोई बात हुई? उसके सवाल पर वो सर झुकाकर ना कर गई। कोई बात नहीं, तुम उदास नहीं हो। ये सब कुछ इतना जल्दी था कि समझने में वक्त लगेगा। बस तुम हार मत मानना, क्योंकि भले ही ये सब तुम्हारी और फैज़ान की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन जैसे भी हुआ हकीकत यही है कि तुम और फैज़ान दोनों अब मियाँ बीवी हो। और वैसे भी फैज़ान तो तुम्हारी मोहब्बत है, और देखो खुदा ने जैसे भी सही उन्हें तुम्हारा नसीब बना दिया।
उसकी आखिरी बात पर वो कुछ रंजीदा हुई। भले ही मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई हो दुआ, लेकिन मेरे लिए ये हकीकत भूलना भी आसान नहीं कि फैज़ान की पसंद ज़ूबी है, और ज़ूबी अगर वो भी उन्हें पसंद करने लगी तो फिर क्या होगा? मुझे सोच सोच कर अजीब लग रहा है कि मैं उसका सामना कैसे करूँगी। वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि मैं कैसी बहन हूँ। उसकी चंद घंटों की गुमशुदगी पर मैंने उसकी जगह ले ली। और फैज़ान, उनका क्या? मेरी वजह से उन दोनों की खुशियाँ तबाह हो गई दुआ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ हो। अगर मैं रोती नहीं और फैज़ान के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती तो शायद ये सब ना होता। गमगीन लहजे में बोलती वो बेड पर बैठकर अपने जज्बात के बारे में सोचकर रोने लगी कि शायद ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है महरू। इस समय तुम्हारा कोई कसूर नहीं। दिल पर किसी का इख्तियार नहीं होता। तुम्हें फैज़ान से मोहब्बत हुई, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, और ना ही कल जो हुआ उसमें। ये सब तो खुदा की मर्जी थी। उसने फैज़ान का नसीब तुम्हारे साथ लिखा था, फिर चाहे जैसे भी। इसलिए खुद को कसूरवार मत समझो। इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम भी बिल्कुल वैसे ही बेकसूर हो जैसे ज़ूबी और फैज़ान। उसके साथ बैठते हुए दुआ ने उसे समझाना चाहा कि वो खुद को कसूर देना बंद करे, जबकि वो दोनों ये सारी बातें करते हुए इस बात से अनजान थीं कि बाहर फैज़ान खड़ा उनकी हर बात सुन चुका है। ये बात उसके लिए काफ़ी हैरान कुन थी कि महरमा उससे मोहब्बत करती है। इसीलिए मज़ीद कुछ सुनने की बजाय वो वहाँ से वापस पलट गया। अच्छा, अब रोना बंद करो और उठो, नीचे सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इसलिए तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं नाश्ता लगवा लूँ। उसको मज़ीद खुद में उलझने से बचाने की खातिर दुआ ने उठकर चेंज करने का कहा, जिस पर वो आंसू साफ करती उठ गई, जबकि दुआ कमरे से निकलकर किचन में नाश्ता देखने चली गई। यहाँ कैसे आना हुआ? घर से निकलकर वो सीधा इस गाड़ी के पास आया, जिसमें से एक आदमी उसको अपनी तरफ आता देख उतरा और नहायत बाअदब अंदाज में सर झुका गया। आपके लिए एक पैगाम था। अपनी जेब से निकालकर एक लेटर उस आदमी ने उसके हवाले किया, जिसको उसने यहाँ वहाँ देखते हुए पकड़ा और खोलकर पढ़ने लगा। पता नहीं इस लेटर में क्या था, मगर जो भी था उसको पढ़कर हेजल ग्रे आंखें चंद सेकंड के लिए चमकी और फिर संजीदगी का लिबादा उड़ गई। सर उठाकर उसने हाथ आगे बढ़ाया। इसका मतलब समझकर उस आदमी ने जल्दी से अपनी जेब में से लाइटर निकालकर उसके हवाले किया, जिसको पकड़कर उसने वो लेटर जलाकर खाक कर दिया। इन्हें जाकर मेरा पैगाम दे दो कि बस एक हफ्ता और, उसके बाद सब वैसा ही होगा जैसा डिसाइड हुआ था। ओके सर। उसकी बात पर वो आदमी फ़ौरन ओके कहकर पलटा और गाड़ी में बैठकर वहाँ से गायब हो गया। जिसके गायब होने के बाद वो अपने बालों में हाथ फेरता चारों तरफ निगाहें दौड़ाए वापसी की राह पर गामजन हुआ। मेहरमा बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं। आज से ये आपका भी घर है, इसलिए घबराएं नहीं, बल्कि सुकून से नाश्ता करें। वो जो चुपचाप सी सर प्लेट में झुकाकर नाश्ता खाने के बजाय उसे घूर रही थी, दामिर सुल्तान की बात पर उनकी तरफ देखकर सर हिला गई। जो कुछ कल हुआ वो सब सभी के लिए काफ़ी अचानक है, लेकिन जो भी है बेटा, शायद इसी में खुदा की कोई बेहतरी होगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप और फैज़ान दोनों जितनी जल्दी हो सके इस हकीकत को कबूल कर लें। एक बार उसकी और एक बार फैज़ान की तरफ देखते हुए उन्होंने अपनाइयत से समझाया, जिस पर इन दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन नज़रें टकराने पर महरमा फ़ौरन निगाहें फेर गई। आप फिक्र नहीं करें बाबा, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। निगाहें उसी पर टिकाए जवाब उसने दामिर सुल्तान को दिया, जो उसके जवाब पर मुस्कुराए, जबकि उसकी बात के मतलब को समझने की कोशिश करती महरमा सूखे होंठों पर ज़बान फेरते उन्हें तर करने लगी। क्या ढूंढ रहे हैं? वो कमरे में आई तो उसे शायद ड्रॉर में कुछ ढूंढते पाया। कुछ नहीं, एक ज़रूरी चीज़ थी, बस वही ढूंढ रहा हूँ। हर बड़ी में दूसरे दराज की तरफ आए वो उसको भी यहाँ वहाँ पलट कर देखने लगी। यार कहाँ चली गई? यहीं तो रखी थी। या अल्लाह मिल जाए, वरना हाथ भाई मेरा कचूमर निकाल देंगे। हाथ के हाथों अपने कचूमर बनने का सोच उसने झरझरी ली और ड्रेसिंग की तरफ आया। ढूंढ क्या रहे हैं ये तो बताएं। उसकी यूं परेशान होने पर वो पूछने लगी, कैसी क्या चीज़ ढूंढ रहा है वो? यार एक पेन ड्राइव थी, मुझे याद है साइड टेबल पर रखी थी, पर अब पता नहीं कहाँ गई। पेन ड्राइव? पेन ड्राइव पर वो चलती हुई अलमारी के पास आई और लॉकर को अनलॉक करके उसने वो पेन ड्राइव निकाली जो वो ढूंढ रहा था। इसे ढूंढ रहे हैं? पलट कर ड्राइव उसके सामने कर उसने पूछा कि जुहान ने फ़ौरन उसकी तरफ देखा। हाँ यही है, लेकिन ये लॉकर में क्या कर रही है? वो मैंने रखी थी। साइड टेबल की सफाई करते हुए मुझे मिली तो मैंने लॉकर में रख दी कि शायद ज़रूरी हो। शुक्रिया यार आपका, कसम से ये वाकई बहुत ज़रूरी थी। अगर इसे कुछ हो जाता ना तो हाथ भाई मेरा जनाजा निकाल देते। उसका शुक्रिया अदा करने के बाद उसने ऐसे पेन ड्राइव को चूमा जैसे वो कोई कॉर्न का ख़जाना हो। अच्छा खैर ये छोड़े, मैं एक ज़रूरी काम से लाहौर जा रहा हूँ, हो सकता है रात वहीं रुकूँ, तो आप मेरा वेट मत करिएगा, ठीक है? अपने जाने की इतला उसको दिए वो अलमारी से एक छोटा हैंडबैग निकालने लगा ताकि ज़रूरी चीज़ें रख सके, जबकि अनुषा उसके यूं अचानक लाहौर जाने का सुन चौंकी। लाहौर क्यों? और आज तो वलीमा है, आप कैसे जा सकते हैं? यार एक ज़रूरी काम है, ये पेन ड्राइव इसकी असल जगह पहुंचानी है, इसलिए जाना ज़रूरी है। आप परेशान मत हो और अपना ख्याल रखिएगा। जल्दबाजी में उसको जवाब दिए वो दरवाजे तक आकर रुका और कुछ सोचकर दोबारा पलटकर उसके करीब आया, जो हैरान से उसको देख रही थी।
जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो काफ़ी रिस्की है, इसलिए मुझे बहुत सारी एनर्जी चाहिए। उसके हैरान चेहरे को पुरशौक निगाहों से देखते उसने बोलते हुए बात अधूरी छोड़ी और उसकी कमर में हाथ डालकर निहायत नरमी से उसके होंठों पर झुका, जिस पर उनूशा अब उसके इन अचानक हमलों की आदी हो चुकी थी। इसलिए बिना शौक हुए सिर्फ धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई। जो काफ़ी देर उसके होंठों से सैराब होने के बाद पीछे हटा और अकीदत भरा बूसा उसके माथे पर देने के बाद उसको अपना ख्याल रखने का कहता बाहर निकल गया, जबकि वो कई लम्हे वहाँ खड़ी उसकी खुशबू और लम्स के सहर में ही खोई रही। वलीमे का फंक्शन अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक ही हुआ, जिसके लिए वो सभी इस वक्त बैंक्वेट में मौजूद थे। आज ज़्यादातर मेहमान लड़के वालों की तरफ से थे, क्योंकि कुछ बिजनेसमैन, कुछ फैज़ान के कोलीग्स और कुछ वकला वगैरह भी सभी कुछ गप्पियों में मसरूफ़ रिफ्रेशमेंट से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। फैज़ान अपने कोलीग्स और अरमान के साथ मसरूफ़ था, जबकि महरमा स्टेज पर दुल्हन बनी गुमसुम सी बैठी थी। उसको यूँ गुमसुम सा बैठा देख ज़ूबिया खुद ही उसके पास आई, जिसको देख कुछ शर्मिंदा सी नज़रें तक ना उठा पाई। इतनी चुप क्यों हो? थोड़ा सा तो मुस्कुराओ, तुम्हारा वलीमा है यार। उसके साथ ही बैठते हुए वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली, जो कि महरमा को मज़ीद शर्मिंदा करने का सबब बन गया। महरू, क्या सोच रही हो? देखो, अगर तुम मेरे बारे में ऐसा वैसा कुछ सोच रही हो कि मुझे बुरा लगेगा या फिर कुछ और, तो ये सब सोचना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रही। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये सब काफ़ी शॉकिंग और अचानक हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचूंगी। तुम मेरी बहन ही नहीं, दोस्त भी हो, इसलिए जो हुआ उसे मेरी तरह किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लो। हो सकता है इसी में मेरे फैज़ान और तुम्हारे लिए बेहतरी हो। उसकी चुप्पी की वजह बिना बताए भी ज़ूबिया अच्छे से जान गई थी, इसलिए वो शर्मिंदगी के एहसास से बाहर निकालने की खातिर प्यार से समझाने लगी कि वो ऐसा कुछ ना सोचे, बल्कि बाकी सब की तरह उसी को बेहतरी समझकर कबूल कर ले। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी बातों पर उसकी तरफ देखे उसने जैसे जानना चाहा, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराई। मुझे फ़र्क क्यों पड़ेगा, बल्कि मैं खुश हूँ कि मेरी बहन को उसका मनचाहा शख्स मिल गया। मन चाहे पर वो चौंकी। हैरान मत हो, तुम्हारी बहन कम दोस्त ज़्यादा हूँ, सब जानती हूँ मैं। भले ही तुम मुझे या खुद को धोखे में रखो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता है तुम फैज़ान को चाहती हो। हाँ, ज़ाहिरी तौर पर नहीं कहती, लेकिन ऐसा है, इसलिए तो देखो अल्लाह ने जैसे तैसे तुम्हें उसका नसीब बना दिया। वही हवाला जो वो पहले फैज़ान के बारे में उसको देती थी, वो अब दिए, वो कहते हुए मुस्कुराने लगी, जिस पर अब की बार उसकी बात पर मेहरमा ने निगाहें उठाकर नीचे अरमान के साथ खड़े फैज़ान को देखा, जो किसी बात पर मुस्कुरा रहा था, और फिर ये सोचकर खुद भी मुस्कुरा दी कि अब वो उसका नसीब है। अब वो सिर्फ उसका था, बिन मांगे वो उसको मिल गया था। ये सोच उसके दिल को गुदगुदा गई थी कि अब वो उसकी बीवी है, उसकी शरीकी हयात। ये हुई ना बात, अब ऐसे ही मुस्कुराती रहना, समझी? उसके होंठों पर फैली मुस्कुराहट पर ज़ुबिया ने फ़ौरन शरारत से कहा, जो मज़ीद गहरी हुई। अच्छा ये बताओ तुम कैसी हो? ज़्यादा तुम्हारी चोट, और अब जब दिल कुछ हल्का हुआ था तो उसकी चोट की फ़िक्र भी लाहक हो गई थी, जिस पर ज़ुबिया ने अपनी खैरियत के साथ वो स्टोरी भी उसे बताई कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ और बाकी सब भी। शुक्र है अरु, तुम्हारा शौहर मुस्कुराता भी है। आसिया बेगम और नाज के साथ बैठी वो बातें कर रही थी कि तभी फारिस उनके साथ आकर बैठते हुए बोला, मगर उसकी बात पर आयरा ना समझ हुई। क्यों, उनका मुस्कुराना मना है क्या? हल्की सी मुस्कान के साथ उसने जैसे उसकी बात मजाक में उड़ाई। पता नहीं, लेकिन मैंने तो पहली बार देखा उसको मुस्कुराते हुए, वहां देखो। जवाब दिए उसने हाथ से इशारा उसके पीछे किया, जिस पर आयरा ने मुस्कुराते हुए पलटकर देखा, जहां उसका शौहर ज़ूबिया के साथ न जाने कौन सी खुशगप्पियां मारते हुए मुस्कुरा रहा था। बल्कि वही नहीं, ज़ूबिया भी काफ़ी चहक रही थी। उन दोनों का यूं एक दूसरे से फ्रैंक हंस हंस कर बातें करना उसे हैरानकुन लगा, क्योंकि आज तक तो उसने कभी उसे अपने भाइयों से इतना हंस हंस कर बात करता नहीं देखा था जितना ज़ूबिया से कर रहा था। उसकी मुस्कुराहट थी के अंदर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वाह, हाथ भाई तो वाकई में बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, और देखे ना कितने प्यारे भी लग रहे हैं। उसके यूं मुस्कुराने पर नाज भी कुछ हैरान होते और खुश होते हुए बोली, ओ मैडम, कहाँ खो गई? नाज की बात और उसकी मुस्कुराहट पर वो न जाने क्या सोचने लगी थी कि फारिस ने उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई तो वो दोबारा उनकी तरफ मुड़ी और सीधी होकर बैठी। कहीं नहीं, तुम छोड़ो, ये बताओ कि हॉस्पिटल में सब कैसा है? अपना ध्यान भटकाने की खातिर वो हॉस्पिटल के बारे में पूछने लगी, क्योंकि 3 दिनों से वो खुद तो शादी की वजह से जा नहीं पाई थी, तो उसी से पूछने लगी, जो सारी डिटेल्स उसको बताने लगा। मगर वो उसको कम बल्कि पलट कर बार बार पीछे ज़रूर देखती, जहाँ वो दोनों अब भी बातें कर रहे थे। काफ़ी देर से वो वॉशरूम में चेंज करने के बाद खड़ी परेशान हो रही थी कि अब क्या करे। वो सोच रही थी कि दुआ के पास जाए, लेकिन फिर रात के बजते 1 पर यह सोचकर रुक गई कि वो अर्शान के साथ होगी। दुआ का छोड़ फिर उसने अनुषा का सोचा, लेकिन वहाँ जुहान होता। उसे ये मालूम नहीं था कि जुहान आज रात घर नहीं, वरना वहीं चली जाती। जब काफ़ी देर कोई हल नज़र ना आया तो इसी में कश्मकश में वो उंगलियां मरोड़ती कमरे में आई, जहाँ फैज़ान सोफे पर बैठा मोबाइल पर कुछ देख रहा था। कमरे में आकर वो ये सोचने लगी कि अब उससे हेल्प कैसे मांगे, वो क्या सोचेगा और क्या उसकी हेल्प करेगा। ये ज़िंदगी में पहली बार था कि वो किसी से बात करते हुए इतना नर्वस और घबरा रही थी, वरना जिस तरह झटाई से जाकर उसने दुआ के बारे में अरशान को बताया था, खुद भी बोल देती। मगर सामने अगर कोई और होता तो। उसे अब मालूम हो रहा था कि दुआ इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही थी। फैज़ान, काफ़ी देर यूं ही उलझते हुए आखिरकार हिम्मत करके उसने उसे पुकार ही लिया।
जो खुद भी उसकी उलझन नोट कर चुका था, मगर उसके बावजूद मोबाइल में मसरूफ रहा कि वो खुद बुलाए उसे। आंखें उसकी तरफ उठाए बोलने की बजाय उसने आंखों से इशारा किया। मुझे एक आपकी हेल्प चाहिए। अटक अटक कर बोलती वो चल कर थोड़ा उसके नज़दीक आई। जी बोले। ये पहले लफ्ज़ थे जो उसने अदा किए। आप मुझे बाजार ले जाएंगे इस वक्त? उसकी बात पर चौंकते हुए उसने घड़ी की और फिर उसकी तरफ देखा, क्योंकि रात का 1 बज रहा था। जी वो मुझे कुछ चाहिए, मतलब आप ले जाएंगे? अजीब शर्म सी आ रही थी उसे बोलते वक्त, और यही शर्म उसे अजीब भी लग रही थी। अगर यही वो अपने घर होती ना, तो चीख चीख कर जुबिया का सर खा चुकी होती। उसका अटकना, उंगलियां मरोड़ना और यूं बोलते हुए शर्माना फैजान को खासा हैरान कर गया, मगर फिर कई हद तक उसकी बात के पीछे छुपे मतलब को समझकर, इस वक्त बाहर जाना ठीक नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कोई शॉप खुली होगी, इसलिए आप एक काम करें, अनुषा के पास चली जाएं, वो अकेली होगी, क्योंकि जुहान घर पर नहीं है। जुहान की गैर मौजूदगी का बताते हुए उसने उसे हाल बताया। जो कुछ शर्मिंदा सी होती फ़ौरन सर हिलाकर कमरे से निकल गई, जबकि पीछे वो उसके यूं भागने पर सर झटक कर दोबारा मोबाइल पर मसरूफ़ हुआ। रात के तकरीबन 4 बजे का वक्त था। वो दोनों एक दूसरे की पनाहों में कैद सुकून की नींद सो रहे थे कि अचानक मोबाइल की तेज़ चिंगार ने उनकी नींद में खलल पैदा किया। हाथ, जिसकी आंख चंद लम्हों पहले ही लगी थी, मोबाइल की बेल पर फ़ौरन अलर्ट हुआ। साइड टेबल से मोबाइल उठाकर आने वाली कॉल पिक करने की, जबकि आयरा भी इतनी रात को किसी का फ़ोन आने पर परेशान हुई। क्या क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? न जाने दूसरी तरफ से उसे ऐसा क्या कहा गया था कि वो फ़ौरन बड़बड़ाते हुए उठा और इस कदर गुस्से से चीखा कि वो एकदम उसके इतने गुस्से पर घबराई। वो ठीक तो है? ठीक है, जल्दी शिफ्ट करो उसे, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ सब? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ये सब छोड़ें और उठें, आपको मेरे साथ चलना होगा। उसके सवाल को नज़रअंदाज कर वो जल्दी से उठा और उसे भी अपने साथ चलने का कहा, जो उसके इतने सख्त तेवरों पर बिना बहस करते उठ गई। घर से निकलने के बाद वो आंधी तूफान बना शहर से दूर किसी गुंजान इलाके में आकर रुका, और उसे उतरने का बोल खुद भी उतरा, ध्यान से। उसकी साइड पर आए उसने उसे ध्यान से चलने का कहा, क्योंकि आसपास बहुत सारी झाड़ियां मौजूद थीं, जबकि वो जो सारे रास्ते जुबान पर कुफ्ल लगाई आई थी, इतनी खतरनाक जगह को देखकर खौफजदा भी हुई। आसपास सिर्फ जंगल था, बड़े बड़े दरख्त, नोकीली झाड़ियां और घुप अंधेरा। अल्लाह जाने वो उसे कहाँ ले आया था, और कुछ पूछती तो बताता भी नहीं था। बहुत ही एहतियात के साथ उसका हाथ पकड़े वो उसे अपने साथ 5 मिनट का रास्ता चलाकर एक घर के बाहर आया, जहाँ 2 आदमी पहले से खड़े शायद उसी के इंतजार में थे, क्योंकि वो दोनों से देखकर अलर्ट हुए और न जाने क्यों सल्यूट करने लगे। कहाँ है वो? इंतहाई सर्द लहजे में उसने उनमें से एक आदमी से पूछा। जिसने हाथ का इशारा बाईं जानिब किया तो वो सर हिलाता दोबारा उसको अपने साथ चलने का बोल अंदर आया। लेकिन अंदर आकर जिस हस्ती को खून में लथपथ आयरा ने देखा, उस पर तो जैसे उससे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। जुहान, जुहान, ये हाथ, ये क्या हुआ इसे? या अल्लाह, हाथ इसे गोली लगी है। स्ट्रेचर पर पड़े उसके बेहिस वजूद को परेशान निगाहों से देखते हुए वो फौरन उसके पास आई और हिलाते हुए उठाने की कोशिश करने लगी, मगर उसके वजूद में कोई जुम्बिश पैदा ना हुई। तभी उसकी नज़र उसके सीने पर लगी गोली के निशान पर पड़ी, जिस पर उसके हवास मुश्तइल हुए। हाथ, ये सब कैसे हुआ? आप कुछ बोले जुहान। एक बार जुहान के बेहिस वजूद को तो एक बार उसको देखती वो माऊफ होते दिमाग के साथ पूछने लगी, जबकि वो अपनी स्लीव्स ऊपर करता साइड पर पड़े औजार उलट पलट कर देखने लगा। इसे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं आपको बाद में बताऊं। फिलहाल हमें गोली निकालनी होगी, क्योंकि खून ऑलरेडी बहुत बह चुका है। स्कैल्पेल उसके हवाले करते हुए उसने बाद में सब बताने का क्या गोली निकालने का कहा, और खुद उसके जख्म पर कट लगाने लगा, जबकि वो शौक निगाहों से उसे कट लगाता देख मजीद चौंकी। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे हम बिना मशीन्स के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं, और वो भी ये जाने बगैर कि गोली है कहाँ? उसका दिमाग बिल्कुल माउफ हो रहा था, क्योंकि ना तो उनके पास कोई मशीन्स थी और ना ऑक्सीजन देने के लिए सिलेंडर, जो उसे बिना जाने के गोली कहाँ है कि ऑपरेट करने का बोल रहा था। देखिए आयरा, रिलैक्स और मेरी बात गौर से सुने। गोली दिल के बाईं साइड पर लगी है, आपको बस किसी भी तरह वो गोली निकाल कर ब्लीडिंग रोकनी है, उसके बाद बाकी सब मैं संभाल लूँगा। लेकिन हाथ, ये बहुत रिस्की है। उसकी बात के बावजूद वो कुछ खौफजदा हुई, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के उसने आज तक कोई सर्जरी नहीं की थी, और वो भी तब जब ऑलरेडी खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। खौफजदा मत हो, मुझे यकीन है आप कर लेंगी। आंखों में आंखें डालकर वो पूरी यकीन लहजे में बोला, जिस पर वो उसके यकीन पर एक नज़र उसके जख्म और बहते खून को देखे अपने डर पर काबू पाते सर हिला गई, और स्कैल्पेल उसके हाथ से पकड़ एक गहरा सांस लेते हुए कट लगाया और सर्जरी शुरू की। वो बहुत ही एहतियात के साथ अपने तजुर्बे के मुताबिक गोली को निकालने की कोशिश कर रही थी, जिसमें पूरा पूरा साथ हाथ ने भी उसका दिया। तकरीबन 10 घंटे की मेहनत के बाद उन दोनों ने गोली निकालकर ब्लीडिंग रोकी, कि तब तक उसके आदमी तमाम मशीन्स और ऑक्सीजन सिस्टम भी ले आए, जिसे आयरा ने फ़ौरन सेट करते हुए ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पर चढ़ाया और मशीन पर उसकी धड़कनों की रफ्तार देखने लगी, जो सच शुक्र ठीक थी। उसकी सांसें बहाल होता देख उसने फ़ौरन एक शुक्र भरा सांस बहाल किया और हाथ की तरफ देखा, जो अब खुद ही उसके जख्म पर स्टिचेस लगाने के बाद पट्टी कर रहा था। वो बहुत हैरान सी उसकी एक एक हरकत को नोट कर रही थी, क्योंकि पूरे प्रोसेस के दौरान उसने उसका साथ दिया था, और अब स्टिचेस और बैंडेज यूं कर रहा था जैसे कोई प्रोफेशनल सर्जन हो। अब भी आप मुझे सच सच बताएंगे या नहीं? उसकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल होने के बाद वो दोनों कमरे से निकलकर बाहर लाउंज में आ गए थे, कि तब से खामोश वो अब परेशानी से पूछने लगी।
क्योंकि ये सब उसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर गया था। जुहान का यूँ ज़ख्मी होना और हाथ का उसको हॉस्पिटल की बजाय इस वीरान जगह पर रख के ऑपरेट करवाना उसके जहन में बहुत से मनफी सोचें पैदा कर रहा था, जिनको सोच सोच कर अब वो मज़ीद उलझने के बजाय जवाब चाहती थी। उसके पूछने पर हाथ ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ सोफे पर बिठाया। जुहान एक ESC ऑफिसर है। गहरा सांस हवा के सुपुर्द करते हुए इतना बोलकर खामोश हुआ, जबकि वो ISI ऑफिसर पर चौंकी। ISI मतलब सीक्रेट एजेंट? बेयकीन लहजे में उसने पूरी आंखें फैलाकर पूछते हुए जैसे तस्दीक चाही, जिस पर उसने सर हिलाया। मतलब उसे गोली इसलिए लगी है और जिस ज़रूरी काम से वो लाहौर जा रहा था उसके किसी मिशन का हिस्सा था? पूरी बात समझ आने पर वो हैरान लहजे में बोली, ये बात अनुषा जानती है? नहीं, फिलहाल वो इस सबसे लाइल्म है। वक्त आने पर जुहान सबको बता देगा। या अल्लाह! ये एकदम सर हाथों में गिरा गई। वो गहरा सांस भर के रह गई जब अचानक एक ख्याल उसके जहन में आया, तो फौरन सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी, जो उसके यूं देखने पर आईब्रो उचका गया। अगर जुहान सीक्रेट एजेंट है तो फिर आप क्या हैं? उंगली का इशारा उसकी जानिब कर वो अपने जहन में उठते ख्याल के बायस हैरानगी से दोबारा उसके बारे में पूछने लगी। सच सच बताएं हाथ, क्योंकि अभी बाहर इन आदमी ने आपको देखकर सल्यूट किया था, लेकिन क्यों? मुझे सच बताएं, आप कौन हैं और उन्होंने आपको क्यों सल्यूट किया था? चंद लम्हों पहले उन आदमियों को उसको सल्यूट करना याद कर वो आंखों से उसे सच बताने का कहने लगी, जो बगौर उसको देखने के बाद सर झटक कर अपने बालों में हाथ फेरने लगा और फिर बिना कुछ कहे अपनी पैंट की पॉकेट में से एक ID कार्ड निकालकर उसके सामने किया, जिसको आयरा ने नासमझी से देखा, मगर फिर उसका इशारा समझती ID कार्ड पकड़कर देखने लगी, जिस पर लिखे गए हरफों पर अब की बार सही मायनों में उसके औसान खता हुए, जबकि आंखें शदीद हैरत की ज्यादती से उबलकर बाहर आने को तैयार थी। पाक आर्मी SSG कमांडो मेजर हाथ सुल्तान। इन लफ्ज़ों को बार बार पढ़ उसकी निगाहें और सुई मेजर पर आकर अटक जाती। आप मेजर, ये सच है? बेयकीन निगाहों से वो कभी ID कार्ड पर लिखे हरफों को तो कभी उसको देखती, जैसे सकते में चली गई हो। उसका शौहर एक आर्मी ऑफिसर था, ये बात उसको चौंकाने का सबब बनी थी। वो तो अभी तक इस शौक से बाहर नहीं निकली थी कि उसका वो शरारती देवर एक सीक्रेट एजेंट है, और अब ये हकीकत भी कि उसका अपना शौहर भी एक आर्मी ऑफिसर है, जिससे वो अब तक लाइल्म रही थी। आप एक आर्मी ऑफिसर हैं? मेजर मतलब मेजर हाथ सुल्तान? हैरत में मुब्तला उससे समझ ही ना आई कि क्या बोले और कैसा रिएक्ट दे। आप मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं याद? आपने मुझे धोखे में रखा, लेकिन क्यों? काफ़ी देर हैरान होने के बाद जब दिमाग कुछ चलने लगा तो वो एकदम गुस्से से शिकवा करने लगी कि क्यों उसने अब तक उससे इतनी बड़ी बात छुपाई नहीं, सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था। कम ऑन हाथ, आप बच्चों की तरह अपने झूठ पर पर्दा मत डालें, क्योंकि सच यही है कि आपने मुझे इतनी बड़ी हकीकत से अनजान रखा। उसके सही वक्त कहने पर वो इस्तेहज़ाइया हंसी हंसते हुए खफा लहजे में बोली, क्योंकि इसका यूँ इतनी बड़ी बात छुपाना उसे बुरा लगा था। आई एम सॉरी। आई नो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन बिलीव में मेरी मजबूरी थी, क्योंकि जब तक मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता था। इसलिए अगर मैंने ये हकीकत छुपाई है तो सिर्फ आर्मी रूल्स की वजह से, वरना जैसे ही मेरा मिशन कंप्लीट हो जाता मैं आपको सब हकीकत खुद बता देता। उसके यूँ रंजीदा होने पर वो फ़ौरन उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए वजाहत देने लगा, जिस पर वो उसकी आंखों की सच्चाई और वजाहत पर कुछ ठंडी पड़ी। जो भी है, लेकिन आपको बताना चाहिए था। मैं भला थोड़ी जाकर आपकी कोई मुखबरी कर दी थी जो छुपा कर बैठ गए। मुंह लटकाकर वो समझने के बावजूद खफा हुई, जो उसकी मासूम सी नाराज़गी पर मुस्कुराया। खैर, इसके अलावा भी अगर कोई बात है जो मैं नहीं जानती तो प्लीज़ अभी बता दें, ये ना हो कल को कोई और नई बात निकल आए। है तो बहुत कुछ, पर छोड़ें, वो आपके जानने वाली बातें नहीं। खैर, ये सब छोड़ें और अभी जो भी मैंने आपको अपने और सुहान के बारे में बताया है वो आप किसी और से नहीं बोलेंगी, अनुषा से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कैसे हाथ? मतलब उसे गोली लगी है, कोई छोटी बात तो नहीं, और वैसे भी जख्म देखकर तो वो सवाल करेगी ही। उसकी बात पर वो अनुषा का सोचकर परेशान हुई। उसकी फिक्र नहीं करें, आप जब तक जख्म भरेगा नहीं तब तक जुहान घर वापस नहीं जाएगा। क्या मतलब नहीं जाएगा? अब क्या वो मुकम्मल ठीक होने तक यहीं रहेगा? अपनी आंखों को फैलाए वो उसकी बात पर शॉक हुई। किसी को शक नहीं हो, इसलिए यही बेहतर है। वाह, कमाल है। मतलब जख्म ठीक होने में काफ़ी दिन लग जाएंगे, और सोचें इतने दिन उसका घर ना जाना क्या अनुषा को परेशान नहीं करेगा? अपने दिल में अनुषा के लिए हमदर्दी समोए उसने उसकी साइड ली। डोंट वरी, तबीयत बेहतर होने के बाद जुहान खुद कॉल करके उसे बता देगा कि वो चंद दिन घर नहीं आ सकता। अपने मोबाइल में कुछ टाइप करते हुए वो सरसरी सा बोला, जबकि वो उसके सरसरी से अंदाज पर घूर कर रह गई। कनखियों के साथ उसे घूरती हुई उन तमाम पुलों को समझने लगी जब जब उसे उसकी हरकतें मशकूक लगी थी। एक बात बताएं, ये जो बिना इतला के मीटिंग के नाम पर आप दुबई गए थे वो झूठ था क्या? उसके मशकूक सवाल पर तेज तेज टाइप करती उसकी उंगलियां रुकी। निगाहों को मोबाइल स्क्रीन से हटाकर उसके चेहरे पर टिकाए वो उसकी सोच पर हल्का सा मुस्कुराया, जबकि वो उसकी इस मशकूक मुस्कुराहट पर नाक के नथनों को फुलाने लगी। उस रात जब मैं हॉस्पिटल से निकला तो अचानक हेडक्वार्टर से कॉल आ गई, तो मुझे फ़ौरन जाना पड़ा। वहाँ कितने दिन लग जाते इस बात का अंदाज़ा नहीं था मुझे, इसलिए बाबा से सबको यही कहने का कहा कि मैं दुबई गया हूँ ताकि आप परेशान ना हो। मोबाइल को ऑफ करके साइड पर रखते हुए उसने उस दिन की मुकम्मल कहानी बताई। और आपकी ये चोट? उंगली का इशारा उसके कंधे पर लगी चोट की तरफ कर दूसरा सवाल पूछा गया।
जिस मिशन को मैं लीड कर रहा हूँ उसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। उन्हीं को इकट्ठा करते हुए कुछ आदमियों से हाथापाई हो गई थी। तभी एक आदमी ने अचानक चाकू से हमला कर दिया। या अल्लाह, आपको चाकू लगा था? चाकू के नाम पर वो अपने दिल पर हाथ रख गई। आपका मिशन है क्या? मतलब किस मिशन पर काम कर रहे हैं? इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने पर वो मिशन का मकसद जानने को मुतजस्सिस हुई। ये कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए ये मैं आपको नहीं बता सकता। बता दें, मैं थोड़ी ना आपके दुश्मनों को जाकर मुखबरी करूंगी। उसके ना बताने पर वो बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोली कि उसने हंसते हुए उसके चेहरे पर झलकती लट को कान के पीछे किया। बात मुखबरी की नहीं नूरहाद, रूल्स की है। मैं ऑलरेडी रूल्स ब्रेक करके आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ, इसलिए अब मजीद कुछ नहीं। बस इतना जान लें कि मिशन आज जुहान कंप्लीट कर चुका है। जो चीज़ सिविल हेडक्वार्टर तक पहुंचानी थी वो पहुंच गई है। बालों को प्यार से सुलझाने के बाद उसके रुखसार को सहलाते हुए आधे अधूरे लफ्जों में बोला। जिसको कुछ कुछ समझती वो मजीद कुछ पूछने का इरादा तर्क करती खामोश हो गई। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एपिसोड